अब एक बच्चे का नाम रख दिया गया है तो उसके कान में अजान हम दे दें। आज इस कमजोर कानून में भी तरमीम के लिए शोबाज आला को घुटने टेकने पड़ रहे हैं और शर्फ के लिए अलग पाकिस्तान हो और शहीद रानी के लिए अलग पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज 2-3 खबरें हैं जिसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम खबर है और जो हेडलाइन न्यूज़ है वो ये है कि बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने कहा है कि एक रॉ एजेंट जो सर्विंग नेवल ऑफिसर है, इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया बलूचिस्तान से। और दावा उनका ये है कि ये जो बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद हैं, जो बहुत सी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और इसके अलावा ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि कराची में, ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है और उसमें से एक हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑपरेशन करके गिरफ़्तार किया। स्टार्ट इसी से करेंगे, फिर बाकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शुरका है उनका आरुफ करवा दूँ। तलाल चौधरी साहब और शफकत महमूद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ है, वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा शहला रज़ा और सलमान मुजाहिद बलोच साहब ये कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को भी खुश आमदीद। सरफराज बुगटी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। बुगटी साहब आपको वेलकम भी करूँगा। ये फरमाइएगा कि कब गिरफ्तारी हुई और कहाँ से गिरफ्तारी हुई, थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए नदीम भाई, आज सुबह ये गिरफ्तारी हुई है और सदरन बलूचिस्तान के किसी मुकाम पे इसको गिरफ्तार किया गया है। एक हसास इदारे ने एक ऑपरेशन किया है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, और उसमें ये रॉ का सर्विंग ऑफिसर है जो बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, इसमें दो मुतजाद आ रहा है। एक खबर यह है कि मकरान डिवीजन से गिरफ्तारी हुई, दूसरी खबर ये कहती है कि किला अब्दुल्ला तहसील चमन से गिरफ्तारी हुई जो अफगान बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। क्या बात दुरुस्त है? देखिए, मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको कि सदरन बलूचिस्तान से इसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नदीम भाई दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो कहाँ से गिरफ्तार हुआ है और ना इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए। सवाल ये है कि वो पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ है, रॉ का सर्विंग ऑफिसर है और बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ है। हमारा डे 1 से एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है उसके पीछे रॉ का हाथ है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं थ्रू बलूचिस्तान। वो आज इससे पहले भी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि रॉ का एक सर्विंग ऑफिसर जो है वो बलूचिस्तान से गिरफ्तार होता है और वो कन्फेस करता है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट और कराची के हालात में किरदार अदा करने के लिए वो बलूचिस्तान में मौजूद था। बुगटी साहब, ये हतमी इतला है कि वो आज ही सुबह गिरफ्तार हुआ है और वो इंडियन नेवी का ऑफिसर है, ये दोनों हतमी बातें जी। और इंडियन नेवी का वो सर्विंग ऑफिसर है, वो इंडियन रॉ का सर्विंग ऑफिसर है। इंडियन रॉ का है, नेवी का ऑफिसर नहीं है, रॉ का है। लेकिन किस सर्विस से है ये आपको मालूम नहीं है? जी, ये मालूम नहीं है। अच्छा, और उसका नाम पूरा क्या है? क्योंकि मीडिया के ऊपर नाम कुछ अजीबो गरीब चल रहे हैं, भूषण यादव, वो पता नहीं क्या नाम चल रहा है, एग्जैक्ट नाम क्या है उसका? ये सारी चीजें इररिलेवेंट है, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे आपके साथ। क्या आप उसे दिखाएंगे मीडिया वालों को कि वो कौन शख्स है, कहाँ से आया, किससे ताल्लुक था, वो बताएंगे, पेश करेंगे उसको मीडिया के सामने? देखिए, इस पे डिस्कशंस हो रही हैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का भी डोमेन है, वो फेडरल एजेंसी ने उनको पकड़ा है। इस पे डिटेल डिस्कशंस के बाद ही हम ये फैसला करेंगे कि उसको कब और किस वक्त मीडिया के सामने पेश करना है। लेकिन ये आपको जरूर बता दूं कि हम इसकी जब इन्वेस्टिगेशंस कर लेंगे और जो उसमें से होगा वो मीडिया के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपने कहा कि वो बलूचिस्तान के अलावा कराची की वायलेंस में भी इन्वॉल्व था, थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं कि कराची में किस तरह के वाकयात में उसका क्या रोल था? देखिए, पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अनरेस्ट है, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है, वो उसमें क्योंकि इसका जो AR था, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो ज्यादातर बलूचिस्तान और कराची का है जो उसने कन्फेस किया है। मजीद मैंने आपसे कहा है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, डिटेल्स आपको इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने के बाद शेयर की जाएंगी। बहुत शुक्रिया मीर सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है। इस्लामाबाद स्टूडियो शफकत महमूद साहब, बड़े अरसे से इल्ज़ामात का सिलसिला तो जारी था, लेकिन आज गिरफ्तारी सर्विंग रॉ एजेंट, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं आर्मी नेवी इसको छोड़ दो, लेकिन सर्विंग रॉ एजेंट है, वो हमने पकड़ लिया। कितना अहम गिरदानते हैं इसको? ये बहुत बहुत अहम अरेस्ट है और ये कई लिहाज से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। जहाँ हम जाते हैं, और अभी भी मैं एक ट्रैक 2 डायलॉग था बैंकॉक में, वहाँ गया हुआ था, इंडिया पाकिस्तान ट्रैक 2 डायलॉग। हर जगह हमारे पे हमला होता है कि जी मुंबई के वाक़े में आप मुलव्विस हैं, पठानकोट के वाक़े में आप मुलव्विस हैं। हर जगह हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा की मुहिम चलाई जाती है।
हम जब कहते हैं उनको कि जी बलूचिस्तान के बारे में क्या आपकी रॉ जो है बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो वो कहते थे हमें सबूत दें। और मुझे थोड़ा सा, बल्कि मैंने ये नेशनल असेंबली में रेस भी करना था कि हमने सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को तो डोजियर दे दिए कि जी ये हमारे पास शाहिद हैं, लेकिन हमने अपनी कौम के सामने वो डोसियर नहीं रखे। तो मैं बल्कि ये रेस करने वाला था, आज भी मेरा प्रोग्राम था, लेकिन वो और डिबेट किसी और तरफ चलेगी कि हुकूमत को चाहिए कि जहाँ जहाँ रॉ की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, उसको पब्लिक के सामने लेके आएँ, पब्लिक डोमेन में लाएँ। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल से शेयर कर सकते हैं तो आप हमें भी कहें, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जो हम हिंदुस्तान हमारे खिलाफ करता है उसका तोड़ तभी है कि जब आपके पास एविडेंस है। तलाल चौधरी साहब, दो सवालात हो गए। पहले तो पठानकोट में 2 नॉन स्टेट एक्टर्स थे आपके, वो जैश मोहम्मद थी या कोई लश्कर तैयबा थी या कोई और थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल नहीं थी। यहाँ तो वो कहते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर है, सर्विंग रॉ का एजेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम साहब, जो हमारे मुश्किलात थी या हैं अभी तक, जिसका कि शफकत साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि हमें बहुत सारी जो इन्वॉल्वमेंट, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का पता चलता था, वो अनरेस्ट बलूचिस्तान का हो, कराची में बहुत सारी मामला थे, इसी तरह फाटा या जो दहशतगर्दी के मामला, लेकिन वो जो मिसिंग लिंक है वो, अगर ये वाली तस्दीक जिस बात की वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान कर रहे हैं, अगर ये आदमी वो है तो ये मिसिंग लिंक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ तमाम मामलात में हमारे अपने लोग ही हमारे अपने ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट लिंक ना बॉम्बे की तरह, ना इसी तरह दूसरा जो आपने जिक्र किया है पठानकोट की तरह, वहाँ वो हमें उनको वो ढूंढ लेते हैं डायरेक्ट लिंक, या हमें मिसिंग लिंक नहीं मिलते। अगर ये बड़ी वैसे तलाल साहब, वो जो लतीफ़ महसूद गिरफ्तार हुआ था, वो उधर अफगानिस्तान में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अमेरिका शिका से वो घूमता हुआ इधर हमारे पास आ गया था। उसकी कन्फेशनल जो वीडियो नेट पे अवेलेबल है, आप देखें तो उसमें इतना कोई ज़्यादा मिसिंग लिंक रहते नहीं है। देखिए ये बात जो है ना कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो सिर्फ किसी चीज़ को साबित करने के लिए वैसे तो शायद काबिल कबूल हों, मगर जब आप इंटरनेशनली लोगों को बताते हैं तो बहुत सारे लिंक्स आपको जोड़ने पड़ते हैं, बड़े अथेंटिक किस्म के आपको सोर्स सबूत जो हैं वो चाहिए होते हैं। और अगर ये वाला लिंक जिस तरह उन्होंने बताया है, तो मेरा ख्याल है कि हमारा केस जो है वो कम अज़ कम कंप्लीट है। और एक बात का और मैं क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। अभी शफकत साहब ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो सब चीज़ें सामने रखें। बिल्कुल हुकूमत रखने को तैयार है। डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी हो, वो सेनेट हो, वो कौमी असम्बली हो, फॉरेन अफेयर्स हो, जिसमें तमाम पार्टियां मौजूद हैं, जो भी ये एजेंडे पे रखती हैं हुकूमत उसका जवाब देती है। और अगर ये कौमी असम्बली में चाहेंगे, हम उसका भी पूरा जवाब देने को तैयार हैं। ये मैं अभी आता हूँ, मैं पहले कराची से एक दफ़ा हूँ, इससे इनसे कमिटमेंट लेते हैं कि वो कब पेश करेंगे, क्योंकि जनरलाइज स्टेटमेंट देना बड़ा आसान है। शैला बीबी, आप फरमाइएगा, क्योंकि इसमें कराची का भी ताल्लुक आ गया है। हमारे रेंजर्स की जानब से बेशुमार दफ़ा कहा गया कि कराची की जो वायलेंस है उसके अंदर रॉ ट्रेंड लोग शामिल हैं, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। आज जो गिरफ्तारी जिसके ऊपर सरफराज बुगटी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ कंसर्न था, जहां ये ऑपरेट करता था रॉ एजेंट, वो बलूचिस्तान और कराची था। आप इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती हैं? सबसे पहले तो जाहिर है कि हमारी फोर्सेस जिन्होंने गिरफ़्तार किया, उनको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें नहीं डिसाइड करना कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये डिसाइड करेगी गवर्नमेंट और वो एजेंसीज़ मिलके कि किस वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे देनी है। और जहाँ तक एक दफ़ा बात है, तो हमने देखा कि शर्म अल शेख में भी हमारे जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, उन्होंने वहाँ सबूत पेश किए थे कि भाई इस तरह से है मसाइल। तो अब हमें ये देखना है कि अब वहाँ का सर्विंग पकड़ा गया है, तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसीज़ का क्या वे ऑफ वर्क होगा, किस तरह से वो बात करेंगी भारत से, और बहुत सारे इसमें मसाइल होंगे। शैला बीबी, शर्म अल शेख का जो आपने हवाला दिया है, वो एक सक्सेस थी उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत की, क्योंकि वो मुश्तरका जो एलामिया जारी हुआ था, उस मुश्तरका एलामिया में ये शामिल हुआ था मनमोहन सिंह और यूसुफ रज़ा, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात के बाद के बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेंस हो रही है उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। उसके बाद हम रुक गए, बोले नहीं उस इशू के ऊपर। क्यों फॉलो अप नहीं किया गया? मौजूदा हुकूमत 3 साल से कह रही है, अब आके का डोजियर दे दिया और वो यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में जमा करा दिया। लोगों को भी तो बताओ, दुनिया को बताओ क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 साल से 4 साल से जो हुकूमत है, 3 साल से 4 साल से जो हुकूमत है, वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रही है।
देखिए, बात वही है कि इससे तो कोई इनकार नहीं है कि इंसर्जेंसी है, लेकिन कुछ हुकूमतों की तरजीहात जो होती है वो दो मुल्कों के ताल्लुकात पे नहीं होती, अपने पर्सनल ताल्लुकात पे होती है। और इस वक्त सब देख रहे हैं कि एक पर्सनल ताल्लुकात तो परवान चढ़ रहे हैं, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात चाहे कहीं भी हों। आपका ख्याल है कि ज़ाती ताल्लुकात को तरजीह दी जा रही है? एक मिनट में जी हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें हम फौरन नहीं कह सकते। अभी आज ही पकड़ा गया है एजेंसीज ने और सब ने मिलकर उससे बहुत कुछ अभी निकलवाना है, पूछना है कि किस हद पे, किस स्टेप पे जाके आप कहिए, फिर मैं सलमान मुजाहिद साहब की बात करूंगा। देखिए, इसमें एक कौमी नुक्ता निगाह से नैरेटिव्स के बारे में बात करना ज़रूरी है। हिंदुस्तान ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है। हिंदुस्तान का नैरेटिव ये है कि वहाँ पे जो हमले होते हैं वो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, लेकिन उनके पीछे हमारी एजेंसीज का आता है, ये उनका नैरेटिव। तो सीधा वो तो खांसी किसी को आया कहते हैं ऐसा ही नहीं किया। एग्जैक्टली। और हम उसको तोड़ करते हैं, हम कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। एक हमारा नैरेटिव भी है। हमारा नैरेटिव ये है कि बलूचिस्तान के अंदर और कराची में रॉ की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अब उस नैरेटिव को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में रिपीट करते हैं, हर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 में हम उसको रिपीट करते हैं, हमारे नैरेटिव को स्ट्रेंथ देने के लिए इस किस्म के जो वाक़यात हैं जहाँ अरेस्ट होती हैं, या अगर हमारे पास और शवाहिद मौजूद हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो ठीक है, वो एक इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके नैरेटिव में इतनी ताकत हो कि आपके अपने लोग भी उस नैरेटिव को मांगें और दुनिया भी कन्विंस करें लोगों को। मैं इस पे सलमान मुजाहिद बलोच साहब से बात कर लें, अभी तक गुफ्तगू में शामिल नहीं हुए। सलमान साहब, आप क्या फरमाएंगे? काफ़ी बड़ी पेशरफ्त है उन इल्ज़ामात के हवाले से जो हम साल से कहते थे कि बलोचिस्तान की सारी इंसर्जेंसी के पीछे हम कहते थे कि इंडियन रॉ इन्वॉल्वमेंट है, और इंडियन ऑथर्स ने इसके ऊपर, प्रवीण स्वामी ने एक आर्टिकल लिखा था कि रॉ और एनडीएस का एक नेक्सस है और बलोचिस्तान को हम अफगानिस्तान के रास्ते उसको ब्लीड कर रहे हैं। आज उसका अमली सबूत सामने आ गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, मेहमानान को व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी की बात है नदीम साहब कि आज रियली और प्रैक्टिकली रॉ का एजेंट, जो रॉ का सर्विंग ऑफिसर है, जो हम और आप नहीं कह रहे बल्कि बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर दाखिला ने अभी ख़ुद कहा है, और ये भी कहा है कि फ़ेडरल एजेंसी ने उन्हें अरेस्ट किया है। तो ये मुल्क पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए अच्छी खुशखबरी है। और जितने भी मामलात हम यूएनओ में लेकर गए या हमने इंटरनेशनल फोरम पे उठाए, आज हकीकतन उन तमाम बातों का एक सबूत मिल गया है। अब इसमें देखना ये होगा कि हकीकतन इस रॉ के एजेंट को, जो भी इसका नाम है, क्योंकि इनके असल नाम तो होते नहीं है, जैसे सरफराज बुगटी साहब ने नाम बताने से थोड़ा अवॉइड किया, अब उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए और तमाम चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखा जाए। जैसे अभी आपने जिक्र किया आर्टिकल का, तो ये तो हमारी एजेंसीज़ भी रिपोर्ट कर चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर इंडिया के कई सफारत खाने खोले गए पिछले दौरे हुकूमत में या पिछले चंद सालों में। और वहाँ से क्या होता था, वहाँ कोई वीज़ा नहीं लगता था, वहाँ से बाकायदा असला दिया जाता था रॉ के हवाले से, जो रॉ के एजेंट यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से पैसा दिया जाता था। सलमान साहब, लेकिन ये देखिए कि कराची के हवाले से कुछ 10 JITs थी जो लोग पकड़े गए, कहा गया, इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये रॉ ट्रेंड है। रॉ अनवार ने इल्ज़ाम लगाया, वो पता नहीं लांबा के, वो क्या पूरा नाम था, जावेद लांबा या कुछ और लांबा, ताहिर लांबा, कि ये भी इंडिया से ट्रेंड था, इसकी ट्रेनिंग की बेसिस वहाँ, इसको ट्रेन वहाँ किया गया, बेस वहाँ थी, अब इसको कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। सरफराज बुगटी भी कहते हैं कि जो बंदा पकड़ा गया है इसका बलूचिस्तान और कराची के अंदर जो दहशतगर्दी है वो इसका एरिया ऑफ डोमेन था, वहाँ ये काम कर रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सेंसिटिव इशू है और सेंसिटिव मामला है, इसको बड़ा बारीक बिनी से देखना होगा। उसने ये कन्फेस भी किया है बकौल सरफराज बुगटी साहब के कि कराची में भी वो ऑपरेट करता रहा, और दो ही उसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, बलूचिस्तान और कराची। अब कराची में उसके एजेंट्स कौन हैं, कराची में उसके सहूलतकार कौन हैं, कराची में वो किसको फंडिंग करता रहा, आया वो कालेदम जमातों के लोग हैं, आया वो सियासी जमातों के लोग हैं, वॉट एवर में भी जो भी, या माफिया के लोग हैं। अब इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्योंकि इल्ज़ाम तो हमेशा हम पे लगता है, लफ्फ़ाजी हम पे होती है, मीडिया पे हम पे इल्ज़ाम लगता है, कभी पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कभी कोई तर्जुमान कर देता है, लेकिन आज तक किसी भी कोर्ट में इंटरनेशनल और नेशनली इसको प्रूफ नहीं किया गया।
अब एक मौका हमारे पास आया मुल्क पाकिस्तान के पास कि जितने शुरू से लेकर अब तक जितनी भी रोने कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में की हैं और जो जो इसमें शुरू से लेकर अब तक इसके सहूलतकार रहे या आलाकार रहे या जो भी वॉट एवर द मैटर में भी पॉलिटिकल और रिलीजियस और माफियाज और टेररिस्ट, उनको अब कौम के सामने आना चाहिए और हम इस पे हुकूमत के साथ फेडरल एजेंसी के साथ ब्रेक से वापसी पे इस पे तलाशी साहब से इससे जवाब लेते हैं। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंडियन एजेंट पकड़ा गया जी, एक उसका केस है और एक अभी मेरे पास साथ हैं। ये एक आपको वाकया याद होगा, इस्लामाबाद कचहरी में एक ब्लास्ट हुआ था तो उसमें एक बिल्कुल यंग सी एडवोकेट एक दिन पहले लंदन से पढ़ के आई थी, कराची कचहरी में गई, कराची कचहरी में ब्लास्ट हुआ और उसमें उसकी शहादत हो गई थी। फ़ायज़ा मलिक उसका नाम था, फ़ायज़ा तारिक मलिक। तो उसकी फैमिली जो है वो भी मुतालबा कर रही है कि जो लोग पकड़े गए थे उस ब्लास्ट के, जो लोग मुलजिम थे, उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। तो दोनों को यकजा करके जनाब, इंडियन एजेंट भी आपने पकड़ा, ये तो है ही आपका वो मेरे ख्याल प्योरली एक मिलिट्री केस बन जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में डालिए इसको और सजाएं दीजिए, थोड़ा ही टाइम रह गया, उसका वैसे ही ख़त्म होने वाली है। और दूसरा वो फ़ायदा की फैमिली भी मुतालबा कर रही है कि उसका केस भी चलाए। अच्छा, एक मैं बात थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं कि इसका जवाब देंगे पहले? जी बिल्कुल, इसका देखिए, एक तो ये कहा गया कि डोजियर्स जे जाते हैं और इस पर शायद बलूचिस्तान पे या जो हमारे इन्वॉल्वमेंट उस पर बात नहीं की जा सकती। ये जो कॉम्पोजिट डायलॉग की बात थी जिसकी प्रेस रिलीज़ आपके सामने, इसी तरह हमारे इंटरनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मिले थे, अगर आप प्रेस रिलीज़ देखें तो उसमें तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं कि जो दोनों लोग बात करना चाहते हैं, दोनों मुल्क। बाकी ये जो आप बात कह रहे हैं सर, वैसे जो उफा में आपने मैसअप किया था वो ना दोहराइएगा, बाकी आप एक अपनी तसलसल रखिए अपनी अप्रोच में, क्योंकि एक वो था शर्मल शेख जो अभी हमने जिसका जिक्र किया और दूसरी एक्सट्रीम आपकी उफा थी। मैंने आपसे दो जिक्र किए हैं, एक कॉम्पोजिट बायलैटरल जो गुफ्तगू डायलॉग दोबारा शुरू हुआ है, जो कि यहाँ पर आई थी, उनकी वजात वज़ीर ख़ारजा आई थी सरताज अज़ीज़ साहब के साथ, जो एक प्रेस रिलीज़ है उसमें भी कॉम्पोजिट हर चीज़ मौजूद है। इसी तरह इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्पोजिट नहीं है, ये व्हील रीइन्वेंट हम करने जा रहे हैं, ये कम्प्रिहेंसिव डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव वो बाद में कॉम्पोजिट कम्प्रिहेंसिव वो दूसरी ये जो बात आप कह रही हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, इसका एक तरीकाकार मौजूद है। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो इसी तरह बहुत सारे सूबे भी भेजना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो कानूनी माहिरीन हैं, जिसमें आर्मी की तरफ से भी इसी तरह जिन लोगों ने परसू करना होता है, जो केसेस ऑलरेडी एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स में चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, उन केसेस को दोबारा से मिलिट्री कोर्ट में भेजने में कानूनी इस्लामाबाद कचहरी ब्लास्ट का केस कहाँ चल रहा है? एंटी टेररिज्म कोर्ट में। और वो एक्सपायर कब हो रही हैं? नहीं, एंटी टेररिज्म कोर्ट एक्सपायर नहीं, वो नहीं होगी, वो नहीं एक्सपायर हो रही। लेकिन ये जो केसेस वहां से शिफ्ट करके भेजने जो हैं, ये टेक्निकली कोई कानूनी इसमें और ये जो इंडियन एजेंट पकड़ा गया है, ये कोर्ट में भेजेंगे। देखिए, इंडियन एजेंट जो पकड़ा गया है, इसमें सबसे ये यकीनन इसकी जो चीजें अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने वाली हैं या कहीं और ट्रायल होनी, ये बिल्कुल होंगी, भेजेंगे। और एक और बात, हम बिल्कुल ये अभी मैं क्योंकि बार बार कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता कि नहीं, ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये आपकी स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल है। मैं कमजोरी है हमारी, कोई वफाकी अदारे ने गिरफ्तार किए, जरा ज़हन में रखें। अगर वफाकी हुकूमत इस तरह नहीं चाह रही हो तो इस तरह की अनाउंसमेंट्स और इस तरह की सिर्फ वन लाइनर में ले लूं, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा। मिलिट्री कोर्ट्स में केस भेजने चाहिए, ये भी और इस्लामाबाद कचहरी ब्लास्ट में बिल्कुल भेजने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स बनाए किस लिए थे? वो खत्म हो जाएंगी केस भेजे बगैर। इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे कि जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ वजूह की बिना पर फैसले नहीं हो रहे थे। और एक बात मैं और कर दूँ, देखें इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ के साथ मुझे 15-20 साल हो गए हैं ऐसे डील करते हुए। हमेशा उनका एटीट्यूड ये होता है कि हमें डिफेंसिव पे करो, और वो डिफेंसिव पे हमें करते हैं जी। मुंबई पे पहले कर रहे थे, आप पठानकोट पे करते। जो मैं ये कोई हुकूमत की तनकीद नहीं कर रहा, मैं रियासत के एक रिस्पॉन्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि रियासत के रिस्पॉन्स के हिसाब से ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी शवाहिद आपके पास आएँ उसमें से जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आपके इंटेलिजेंस को, आप पब्लिक डोमेन में लाएं। और अगर आप सेक्रेटरी जनरल यूएन से डिक्लेयर कर सकते हैं तो उनको यहाँ पे लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं है। वर्ल्ड कैपिटल्स में वो शेयर किए जाने चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ। आज दूसरे प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिलावल ने आज धुआंधार तकरीर की और उसमें खादमे आला को भी उन्होंने ललकारा भी और बाकायदा उनके मुतल्लिक जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपको सुनवाऊंगा भी, उसके बाद उस पर सवाल करते हैं। दिखाइएगा जी। आज इस कमजोर कानून में भी
तरमीम के लिए शोबाज आला को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। मुशर्रफ के लिए अलग पाकिस्तान हो और शहीद रानी के लिए अलग पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल। शैला बीबी, बड़ी धुआंधार तकरीर है आज बिलावल की। तो वो कहते हैं कि मुशर्रफ के लिए एक कानून है और उनकी वालिदा के लिए दूसरा कानून है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं, अगर आप इजाज़त दें तो दोनों को ही एक साथ कर लूं, जो जरूर, कानून जरूर। की भी बात की है। देखिए, बीबी साहिबा का जब मुकदमा चल रहा था तो बीबी साहिबा जब मुल्क से बाहर थी तो उनके पासपोर्ट के जो पेजेस थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने जब मज़ीद अप्लाई किया तो 10 पेज दिए गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ज़्यादा पेज दिए जाएं, 100 पेज दिए जाएं। तो जिस दिन वो 100 पेज के साथ वो पासपोर्ट का सारा वो लगना था कि जी ये मुल्क से बाहर हैं और आ रहे हैं, उस दिन उन्हें एब्सेंशिया करके उनको सज़ा दी गई। और फिर उन्हीं कोर्ट्स में हमने देखा कि इस तरह सजाएं हो रही थी कि मिडनाइट जैकल्स वाला केस सामने आया और हमने देखा कि एक जज को इस पे सजा होनी चाहिए थी कि उसने जो हलफ उठाया था उसने उस पे अमल नहीं किया और उसने किसी के दबाव शैला में आके बीबी, सजा शायद दी। बहुत से लेकिन लोगों उस को जज को मिडनाइट सिर्फ जैकॉल का मुअत्तल पता नहीं किया होगा कि क्या हुआ था। सिर्फ मिडनाइट जैकॉल का वो करैक्टर थोड़ा याद दिला दें कि क्या कह रहा था, किस जज को? जज का नाम मलिक क़य्यूम साहब था और कॉल कौन कर रहा था? जाहिर है कि जिनके नाम ले रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दी जाएं, तो ये सबके सामने है। किसने कॉल किया था? कॉल किसकी थी उसका तो नाम ले दीजिए। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब और सैफुर रहमान साहब थे। ठीक है, सैफुर रहमान साहब जो आजकल क्या कहते हैं सी पैक का जिन्हें सबसे बड़ा आजकल वो मिला है माहिदा पहला। तो अच्छा, आपकी पार्टी कह रही है मुशर्रफ को डील करके बाहर भेजा गया। क्या डील क्या है शैला इसमें? देखिए, हम सिर्फ एक बात जानते हैं जिसको मैं कहना चाह रही हूँ, डील तो सबको समझ आ रही है। बेगम साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मरहुमा, मुझसे पूछे मैं बताता हूँ। बेगम, मैं आता हूँ आपकी तरफ, पहले शैला जवाब दे लें। शैला, डील क्या है इसमें? एक मिनट, पहले मैं बात, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मरहुमा की एक बात बस मैं याद दिला देती। जब उनको कैंसर डिक्लेयर हुआ तो जिस डॉक्टर को ने कैंसर का ये बताया, सारे टेस्ट की रिपोर्ट साथ थी, सब था, तो हमारी फाजिल अदालतों ने कहा कि जी एक बोर्ड बनाया जाए और उस बोर्ड ने फिर ये डिसाइड करना था कि कैंसर है या नहीं। इसी तरह जब डॉक्टर आसिम जो हैं, जब वो जिना हॉस्पिटल लाए जाते हैं तो एक और डॉक्टर वहाँ से साथ आता है कि कहीं जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हुकूमती दबाव में ना आ जाएं, और वही हॉस्पिटल थोड़ा शॉर्ट कर ले। डील क्या है जनाब मुशर्रफ के जाने में? डील की बात करिए। उसके एक डॉक्टर की रिपोर्ट पे मुशर्रफ बाहर चले जाते हैं, तो ये तो डील क्या हुई? हो गया ना। डील क्या थी इसमें बीबी? थोड़ा सा जल्दी से बता दे। मैं ये समझती हूँ कि अब ये पूरे अखबारात में आ गया, मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगी, सारे अखबारात में ये लिखा हुआ है कि सऊदी अरब की तरफ से जो है वो मियाँ साहब पे काफी दबाव है, उनका समझाना भी है। सऊदी अरब से दबाव डाला गया है सलमान बलोच साहब के जन्म मुशर्रफ को जाने दीजिए। वो र्यूमर ये है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आपको हमने बचवाया था, अब आप इनको जाने दीजिए। मलिक साहब, जब हम मीडिया पे बैठे हैं और हम पॉलिटिकल वर्कर होने का दावा करें तो हमें इतना हौसला और हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम कौम के सामने सच बोलें और हकाइक बोलें। मैं आपको बताऊं कि बिलावल ने जो आज 2 कानून की बात की है, मैं बिलावल के बयान को तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, इस मुल्क के पाकिस्तान में 2 कानून ज़रूर हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए कानून अलग है और ख्वाजा आसिफ, इमरान खान, नवाज शरीफ समेत जितने लोगों ने पाक फ़ौज के लिए हरदा सराय की, मुशर्रफ का तो जवाब दे मैं दे रहा हूँ, हरदा सराय की, उनके लिए कानून अलग है। आप कह रहे हैं डील क्या है? डील बिल्कुल क्लियर है। इसमें डील ये है कि जनाब हम पंजाब में जाके रेंजर्स को नहीं भेजेंगे, रेंजर्स ऑपरेशन नहीं करेगी। तो डील ये है कि जी नेब जो है पंजाब में जो कार्रवाइयाँ कर रही है करप्ट वज़रा के ख़िलाफ़, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, जो करप्शन के मंसूबे उठाए गए, नेब शायद उस पर नहीं जाएगी। फिर सबसे बड़ी बात इसमें डील है। सलमान बलोच साहब, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और फौज में डील हुई है। फौज आगे भी सुन लीजिए, हमने पंजाब में रेंजर्स लेड ऑपरेशन करना है और नैब ने करप्ट वज़रा को पकड़ना है। नदीम मलिक साहब वो काम रोक देगी। आगे भी सुन लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने जन्म मुशर्रफ को मैं इससे बढ़ के बताता हूँ आपको आगे क्या है। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ का मामला 2 शरीफों के बीच में आ गया। एक शरीफ ने कहा कि जी मेरा चीफ है, इसको जाने दो। दूसरे शरीफ ने कहा कि
अगर जाने दूं तो क्या? उसने कहा कि जी फिर 2018 तुम देख लोगे। तो दूसरे शरीफ ने फैसला किया कि यार 2018 तक चलना है तो पहले शरीफ की बात मान लो। तो जो नवाज़ शरीफ ने फैसला किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया, बजाय ये कि कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं था। कोर्ट ने कहा था वफाक कोई फैसला ऑर्डर करे, नहीं था, कोर्ट के ऑर्डर लेकिन में ऐसी कोई चीज़ इससे नहीं एक बात ये साबित हुई कि हुकूमत की तमाम विकटें गिर गईं और जो है कमज़ोरी सामने आ गई कि मियाँ साहब की गवर्नमेंट शायद पहले नहीं शफकत साहब से पहले पूछेंगे, फिर तलाल साहब से सारी बातों का जवाब लेंगे। देखें जी, शैला बीबी कहती हैं सऊदीज़ ने कहा और नवाज शरीफ ने जाने दिया। सलमान बलोच साहब उससे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने ऑपरेशन करना था, यहाँ डील हो गई। उन्होंने कहा तुम मुशर्रफ को छाड़ दो, ऐसी ऑपरेशन नहीं कर दे। चलो जी, कहानी मुक्की। नहीं नदीम, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके बारे में मेरे पास कोई एविडेंस ना हो। अगर मेरे पास एविडेंस होती तो मैं आपको कह देता। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने यही समझा कि ऐसी बातों की हुकूमत यही समझा कि ये मामला नदीम साहब इस सादगी पे कौन कुर्बान ना जाए। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि उसको बाहर जाने दिया। लेकिन मेरा इशू, ये तो हुकूमत को पहले एहसास नहीं था, लेकिन मेरा इशू और है। मेरा इशू ये है कि अगर कानून पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उन्होंने जुर्म किए हैं और आपने खुद FIR दर्ज कराई है, बल्कि कोर्ट से जाके करवाई, और उसकी एक ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो है वफाक। मैं वही कह रहा हूँ ना, और वफाक ने केस दर्ज कराया हुआ है। मेरा इशू जो है वो रूल ऑफ लॉ का इशू है। मेरा इशू मुशर्रफ का इशू नहीं है, मेरा इशू ज़ैद बकर का इशू नहीं है। मेरा इशू है रूल ऑफ लॉ। क्यों जाने दिया उन्होंने? देखिए जी, आर्टिकल 6 आपके आइन का हिस्सा है ना। शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली में स्पीच की है। मलिक साहब, ख्याल है कि उनको एक शाह महमूद कुरैशी ने असेंबली में स्पीच की है इस पे, उन्होंने कहा इसको कर दे। लेकिन देखिए मेन बात, तलाल चौधरी साहब ने जी, ये बड़ा अहम इशू है, इसके ऊपर तलाल साहब से जवाब लेने दें। आपने क्यों जाने दिया जी? आप वफाक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब वो जाहिद हामिद साहब का और दूसरों का नाम आ गया कि नहीं, वफाक की मर्जी है, जिसको मर्जी आर्टिकल 6 में नॉमिनेट करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वफाक चाहे तो 10 लाख वाले बंदे को रख लेती है, आपकी मर्जी है, रखें या जाने दें, हम कौन होते हैं? आपने जाने दिया क्यों? देखिए तमाम इख्तियारात आपके पास थे। मैं किसी शफकत साहब के पीपल्स पार्टी के पास नदीम साहब, अगर डील करनी होती ना की आपने, अगर डील करनी होती तो डील जो है वो जलावतनी से बचने के लिए की जा सकती थी, हुकूमत में रहने के लिए। अरे जलावतनी के लिए तो की आपने, हुकूमत बनाने के लिए की जा सकती थी, और आपने जलावतनी और किसी और बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए तो कोई डील भी की जा सकती थी। जलावतनी के लिए की थी कि नहीं? अब अगली बात है कि ये डील जो हमने की है, और हमने वो कभी पंजाब का ऑपरेशन, कभी दूसरा। एक मेरी गुजारिश है, तो किन शराइत में छोड़ा आपने? मैं कौमी असेंबली में कह चुका हूँ, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं आपके सामने लोग सुन रहे हैं ताकि ये कोई पर्दे में बात ना रहे। ये इतने बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं, इसी में हामिद खान पार्टी थे, 4 दफा आवाज पड़ी, उन्होंने कहा कोई आए कोई बात करे, कोई नहीं गया। बड़े बड़े वकील अयान अली का केस लड़ते हैं, बेनजीर भुट्टो का नहीं लड़ते। बेनजीर, मेरी बात आप मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? आपको किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि जनरल मुशर्रफ को भेज दें? सुप्रीम कोर्ट ने आपको नहीं कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मेरी बात तो मेरी आप बात सुन लें। गलत बयान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मैंने कहा नदीम साहब मेरी बात तो सुने, अगर हमने उसके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर हमने उनके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है तो एक रिट, हुकूमत को एम्बैरस करने के लिए सिर्फ एक रिट। बड़े बड़े वकील कभी कौमी असेंबली में, कभी सेनेट में, बिल्कुल गलत लॉजिक है, बिल्कुल गलत लॉजिक। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि वफाक की मर्जी है, रोके या जाने दें। शैला बीबी आप क्या कहेंगे? एक मेरे आप दोबारा पढ़ के भी सुना दें, उसमें उन्होंने कहा कि आपकी रिट डिसमिस है। देखिए वो तो डिप्टी स्पीकर से सुनते हैं जी, बताइए, आप बताइए शैला बीबी। देखिए, इनके पास जब ECL से नाम निकालने का कहा गया तो इनके पास 15 दिन का टाइम होता है कि ये उसके खिलाफ जाएं और कहें कि जी हम नहीं निकाल सकते, लेकिन ये नहीं गए। ये इतने अच्छे हैं कि ये कहते हैं कि जी अब अदालत ने कह दिया कि आप इनका ECL से निकाल दें तो हमने निकाल दिया। तो क्या अदालत ने इनसे कहा है कि शर्जील इनाम मेमन का नाम ECL में डालें? और दूसरी बात यह है कि ये किस वजीर कानून की बात कर रहे हैं जो उस वक्त मुशर्रफ के साथ था। आपने 12 अक्टूबर के बजाय एक गलत दिन पे जो है, जिस दिन इमरजेंसी प्लस हुई उस दिन का मुकदमा बनाया, और आर्टिकल 6 आप शोर मचाते रहे। आर्टिकल 6 हमेशा ABC लगता है, लेकिन वो आप कर ही नहीं सकते थे। आपने 60 से ज्यादा उसके लोगों को टिकट दिए थे, वही लोग आपके साथ बैठते हैं। आप कैसे कर सकते थे आर्टिकल 6? आपके साथ तो इफ्तिखार चौधरी साहब आपके ही साथ थे ना, आपके कहने पे वो सुबह शाम दोपहर की तरह सोमोटो लेते थे हमारे खिलाफ।
और उनके लड़के के बिजनेस थे आप लोगों के साथ। जो सुबह शाम दोपहर वो मोटो लेते थे वो भी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत गलत बयानी कर रही है। आपने इसी तरह शोबाजी आपने विमेन प्रोटेक्शन बिल में दिखाई कि आपने सिर्फ शोबाजी एक बॉक्स लगानी थी और बस। सारा सिंध और कराची खुसूसन अपना कैमरा और ये लेके जाएं, हर कोई शहबाज शरीफ मांग रहा है। इनके जिनसे कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिनसे गटर के ढकने नहीं लगते, वो शहबाज शरीफ का मुकाबला कर रहे हैं। और जाने दे, खुदा का वास्ता है, ये सियासत के लिए इन्होंने जाया कर लिया। बिलावल भुट्टो को जाया कर दिया। यकीन करें उस नौजवान को, एक तो उस पर बोझ है, वो उसके वालिद और उसके वो पुराने जो पिछली दौरे हुकूमत की करप्शन के इल्जाम का, और दूसरे ये पुराने साथियों का। इसने इस तरह की तकरीरें करवा, कोई उसने एक चेंज लेके आया सिंध की हुकूमत में। किसी एक वजीर को उसने कहा कि ये ढक्कन नहीं तुमसे लगते, ये तुमसे कूड़ा नहीं उठाया जाता, ये तुमने तो अस्पताल में थर में बच्चे मर गए, मैं तुम्हें हटाता हूं। ओ भाई शहबाज शरीफ तो कराची वाले मांग रहे हैं। अगर हमारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली दफा शहबाज शरीफ उधर हो। मलिक साहब इनको बताएं, आपके यहाँ तो शहरों में बच्चे मर रहे हैं, जो मॉडल टाउन में इतने लोग मर गए आपको पता ही नहीं चला। आज तक अजीब सी वो हुई, पता नहीं किसके ऑर्डर पे पुलिस काम कर रही थी। आपके यहाँ बेकरियों में कुछ हो जाए तो आप कहते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सही काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ इस तरह से किसी बिल पे जो है वो हमारी टांगे नहीं कांपी कि आज आप जो है वो एक नदीम साहब आप जज इसी शो के अंदर क्या पंजाब और सिंध की गवर्नेंस का कितना फर्क है बताएं साहब। वैसे तो जो मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ थर में जो कुछ हो रहा है सिंध के अंदर, तो मैं किसको शाबाशी दूं? ऐसा ना करें, ये ना करें गवर्नेंस का, किसी को पास करेंगे तो फिर ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी पे सलमान मुजाहिद बलोच साहब से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान साहब, किसका मुकाबला किससे करें? इस वक्त पूरे मुल्क की सूरत हाल ये है कि कहीं बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने से हॉस्पिटल में दम घुटने से मर जाते हैं, कहीं थर में भूख और अफलास के हाथों 300 मर जाते हैं, कहीं मॉडल टाउन शहर में चीफ मिनिस्टर के घर से चंद सौ गज दूर 100 बंदों को गोली लग जाती है। 12 मई को क्या हो गया, कराची में वुकला जिंदा जल गए। पाकिस्तान में हम वो मिसालें कायम कर रहे हैं जो शायद महजब दुनिया में कहीं नहीं होती। नदीम मलिक साहब, पहले तो मैं तलाल का इस बात का जवाब दे दूं बसद एहतराम से। गो के उन्होंने एक तबसरा मतलब एक तजिया तौर पे कहा कि कराची शहबाज शरीफ को मांग रहा है। कराची शहबाज शरीफ को नहीं मांग रहा, सॉरी शहबाज शरीफ को, लेकिन कराची जो है अपना इख्तियार मांग रहा है। कराची सिंध गवर्नमेंट से अपना बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियार मांग रहा है। कराची अपना हक मांग रहा है। कराची अपने वसाइल मांग रहा है। कराची का जो हिस्सा है वो मांग रहा है। आप जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो कराची शहर को ओन करते हैं, जो यहाँ के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके पास मैंडेट है, उनको सिर्फ आप इख्तियार दे दीजिए। वफाकी हुकूमत सुबह लेकिन कराची के वसाइल सिंध हुकूमत के पास है ना। सिंध हुकूमत उसकी एलोकेशन अगर वो रूरल सिंध में ज्यादा कर रही है तो उसका इतराज आपका लोकल बन जाता है। कंपैरिजन अगर आप करें तो सिंध और पंजाब वाली बात उन्होंने की थी कि हमारा वज़ीर आला पंजाब वाला, उनका दावा था ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, बात सिर्फ इतनी है कि वो तो है, उसमें नो डाउट कि शहबाज शरीफ ने लाहौर को ऐसा बना दिया कि पेरिस भी क्या होगा। बाकी इंटीरियर पंजाब में चले जाइए तो आपको नज़र आ जाएगा। और कराची का पैसा, सिंध का पैसा अगर वफाकी हुकूमत उठा के वहाँ लगा देगी। सिंध गवर्नमेंट का भी बैड गवर्नेंस का इशू है, बिल्कुल है। कराची में देख लें, कचरा नहीं उठाया जा रहा। अभी हमने सफाई मुहिम हमें जो ब्यूरोक्रेसी का सलमान साहब कह रहे हैं कि पेरिस बना दिया लाहौर को शहबाज शरीफ ने। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं लाहौर से इलेक्टेड हूँ। वो लाहौर है जहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 3 मरीज एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जहाँ पे अगर आप इमरजेंसी में जाएं लोग जमीनों पे मैंने वो तंजिया तौर पे कहा अस्पतालों का। मेरी गुजारिश सुन रहे हैं बलोच साहब, मेरी गुजारिश सुन रहे। ये वो लाहौर है जहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, जहाँ पे मेरे हल्के के अंदर लोग जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर सीवेज और पानी मिक्स है, गंदा पानी पी रहे हैं। स्कूलों के, सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि गरीब से गरीब बंदा जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं जो एक जाली किस्म के प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भेज दूँ, गवर्नमेंट के स्कूल में ना भेजूँ। और हेल्थ का मैंने आपको बता दिया, एजुकेशन की नेट एनरोलमेंट डाउन है, सिर्फ एक दिखावे की मीनार है। और जी हमने रिंग रोड बना दी, हमने ये कर दिया, ठीक है, कारों वालों को तो बहुत फ़ायदा है। और गरीब आदमी में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? गरीब आदमी में आपने क्या किया? क्या उनकी सेहत के लिए कुछ किया? क्या उनकी तो फिर आप कायम अली शाह की तारीफ कर रहे हैं? कायम अली शाह अब कायम, मेरा ख्याल है कि सिंध वाले तो माशाल्लाह उस हद तक पहुँच गए हैं। इतनी मेरा ख्याल है नाअहल गवर्नमेंट, मेरा तो ख्याल है कि शायद ही कभी कराची आप जाएं तो पहले जहाज से उतरते हैं तो जो आपको गंद नजर आता है वहाँ पे। शैला बीबी,
मैं ये कहूँगी कि पहली बात जो सलमान मुजाहिद ने कही, क्योंकि सिंध असेंबली वो वाहिद असेंबली है जहाँ पे हर क्वार्टर पे हम अपने बजट का हिसाब देते हैं। अगर 162 बिलियन रुपए लगाकर वो मेट्रो ऑरेंज लाइन वगैरह बना रहे हैं तो सिंध का तो पैसा नहीं मिल रहा ना। हम तो टोटल डेवलपमेंट बजट के लिए डिपेंडेंट हैं और हमारे हॉस्पिटल्स का किसी का भी ये हाल नहीं है कि जो मालाकंड हॉस्पिटल वगैरह का और सब जगह का है, लोग अपने घर से हॉस्पिटल चारपाइयाँ लेकर आते हैं। और जहाँ तक थर का मसला है वो वहाँ का कस्टम्स है, उनके मसाइल हैं, उनको काफी टाइम लगेगा। और जहां तक उसके हॉस्पिटल की बात है, फेडरल से एक पूरा डेलीगेशन आया था जिसमें मुशाहिदुल्लाह भी थे, सब थे। और उन्होंने बीबी थर में बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों फौत हो रहे हैं बच्चे? खुराक की कमी की वजह से, पानी ना होने की वजह से, खुराक की किल्लत की वजह से लागर है माएँ और वो बच्चे मर रहे हैं। अगर आप वहां पे पानी को देखें तो हमने बहुत बेहतर मसले किए हैं, हमसे पहले नहीं किए। अगर आप पूरी पीपल्स पार्टी की जो कुताही है वो मान लेनी चाहिए। थर के लोगों के साथ पूरा पाकिस्तान मिलकर जुल्म कर रहा है। मैं मान लूंगी, लेकिन अगर आप ये देखें कि थर हमसे पहले क्या था और हमने क्या कर दिया तो फिर मैं भी आपकी बात मान लूंगी। आज नदीम मलिक साहब, जो वहाँ के कस्टम्स हैं, वन लाइनर जस्ट सलमान साहब, आज थर के एक ऐसे घर में से पानी के टैंक से वो दवाइयाँ बरामद हुई हैं जो जान बचाने की थी, जो वहाँ के लोगों के लिए आई थी, लेकिन वो किसी के पानी के टैंक से बरामद हुई हैं। ये है सिंध गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस। सलमान बलोच साहब, शहला बीबी, शफकत महमूद साहब, तलाल चौधरी के साथ सबका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।